के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार एक साथ आ रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अचानक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ आया है। दोनों कटुता की जगह मेल मिलाप की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत राज ठाकरे के बयान के साथ हुई। राज ठाकरे ने फिल्मकार महेश मांजरेकर के साथ पॉडकास्ट में कहा कि उनके बीच मतभेद बहुत बड़े नहीं हैं और वो महाराष्ट्र के हित में साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने तुरंत इसका जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि उनकी तरफ से राज ठाकरे के साथ कोई झगड़ा था ही नहीं। अब उद्धव की पार्टी भी दोनों भाइयों के साथ आ जाने का संकेत दे रही है। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे भाई हैं और उनका यह रिश्ता आज तक कायम है। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है। भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे। और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे देयर इज नो टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ उतने उद्धव जी ने क्या गठबंधन की घोषणा नहीं हुई। अब तक सिर्फ इमोशनल टॉक चल रहा है। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आए, लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। अब जो बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो सही बात है। दो भाइयों का मामला है, दो पार्टियों का मामला है। दोनों दूर भी अपनी अपनी वजहों से गए थे, पास भी अपनी अपनी वजहों से आ रहे हैं, लेकिन एक वजह उसमें बीजेपी दिखाई दे रही है। विजय जी, भाई बुरे दिनों की दोनों पार्टी अगर साथी बन जाए तो क्या दिक्कत है? देवेंद्र जी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। अब उसमें दुविधा भी है कि एक जमाने में उद्धव ठाकरे भी उनके साथ रहे और राज ठाकरे तो अभी इस चुनाव में उनके साथ ही थे और यहाँ तक साथ थे कि उद्धव ठाकरे उनके बेटे के जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने तो सपोर्ट किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां पे खड़ा किया। अब वो दोनों साथ में आ जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने मेरी तरफ से तो कोई झगड़ा ही नहीं, मैं तो अपने पास पार्टी रखना चाहता था। लेकिन अब ये है कि पार्टी में ही फूट हो गई, ये किससे पता था? बीएमसी का जब चुनाव हो रहा है तो दोनों को समझ में आ गया कि दोनों कुछ मिलकर अगर कुछ कर लेंगे तो ये ठाकरे परिवार का नाम और संगठन संस्था बच जाएगी। क्योंकि राज ठाकरे का भी पिछला, जब से उन्होंने छोड़ी शिवसेना और मन से बनाई, तब से आज तक कुछ है नहीं उनके पास दुकान, मतलब पॉलिटिकल कोई बहुत ताकतवर वो नहीं है। तो बेहतर है कि दोनों लोग आ जाएं। और वो ठाकरे देवेंद्र जी कह रहे हैं वो अच्छी बात है कि विवाद खत्म होते हैं, तो ये किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात है, महाराष्ट्र की संस्कृति की। लेकिन मुश्किल तो यह है कि वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं राज ठाकरे, और हिंदी के भी खिलाफ है उनका। हम हिंदू तो हैं, हिंदी नहीं है। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जो नेशनल पार्टी है और हिंदू और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ है। तो ये मसला कैसे सुलझेगा? ये डिफरेंसेस, अच्छा ठीक है, भावनात्मक है, ये कहा जा सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे ने बनाई थी और राज ठाकरे रहते हैं माहिम में, दादर में जहाँ शिवसेना मुख्यालय, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णकुंज में रहते हैं। ठाकरे परिवार, उद्धव साहब ठाकरे मातोश्री बांद्रा में रहते हैं। तो अगर उनको मतभेद खत्म करने होते तो राज ठाकरे का जो घर है और जो शिवसेना का मुख्यालय है वो तो 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, मतलब पैदल भी चले जाते हैं अगर राज ठाकरे तो मामला निपटा लेते हैं। लेकिन चूंकि दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, राज ठाकरे को लग रहा था कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत मुझे मिलना चाहिए, मैं बाला साहेब ठाकरे जैसा बोलता हूं, मैं बाला साहेब ठाकरे जैसा कार्टून बनाता हूं, मेरे फैन फॉलोअर ज्यादा है, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। परिवार का विवाद सड़कों पर आया, अलग अलग रास्ते हुए, उद्धव ठाकरे कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब दोनों के हाथ में सत्ता नहीं है। अब दोनों महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर
से बंबई में मराठी अस्मिता की जो राजनीति है, ठाकरे परिवार के दबदबे की जो राजनीति बंबई के अंदर लंबे समय तक रही है, वो अब उनके हाथ से निकल चुकी है। और अब दोनों भाई ये चाहते हैं कि कम से कम महाराष्ट्र में नहीं तो बंबई में बीएमसी का चुनाव हो, या बंबई में ठाकरे परिवार का दबदबा बना रहा है तो वो कैसा बना रहेगा, तो दोनों वापस आएंगे। यह शुरुआत मुझे लगता है हो चुकी है। अगर राज ठाकरे ने महेश मांजरेकर के साथ बातचीत में इस बात का अगर जिक्र करा है तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इनके बीच बातचीत हो रही होगी। अब ये बातचीत किस तरीके से परिणाम में बदलती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल शरद पवार के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी है, और राज ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर भारत के लोगों को पीटने की, मराठी बोलना कंपलसरी कर रहे हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे का शिवसेना मतलब उनको कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा, शरद पवार को छोड़ना पड़ेगा। इधर फिर राज ठाकरे को जो देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संपर्क है, या एकनाथ शिंदे के था, अभी 3 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने रात को डिनर राज ठाकरे के साथ किया है। तो इसी स्थिति में दोनों भाइयों को अपने अपने गठबंधन से बाहर निकलना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 19 साल के बीच में इतनी दरारें आ चुकी है कि सिर्फ हाथ मिलाने से मन नहीं मिलने वाला है। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पार्टी कैसे मिलेगी, बहुत लंबा रास्ता है। और फिलहाल दोनों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक इसकी संभावना नहीं है साथ में आने पे। अलग अलग लड़कर भी कोई महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं बनेंगे। साथ आकर भी मुझे लगता है कि बीएमसी में अब भारतीय जनता पार्टी और संघ के संगठन के कारण इतनी बड़ी ताकत बंबई में भारतीय जनता पार्टी बन गई है कि अब चाहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। बंबई में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बीएमसी में सत्ता आने की स्थिति में बन चुकी है। जी, अगली खबर बिहार से आ रही है, किशनगंज से आ रही है, जहां वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार में वक्फ का मैटर पूरी तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है और सियासी रंग ले चुका है। कमरुल होदा हैं जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमारे पीठ में खंजर भोंका है, उन्होंने धोखा दिया है। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। 4 तारीख को जब संसद के पटल पर जब बिल पेश किया गया, जब वहां पर वोटिंग हुई, लोकसभा में मुसलमान एमपी मात्र हमारे 24 है, लेकिन वोट विरोध में कितने गिरा? 232 वोट विरोध में गिरा। इन 232 में 208 वोट हमारे दादर वतन के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, मैं खास करके मुबारकबाद देना चाहता हूं मनोज झा जी को, संजय यादव जी को और अखिलेश यादव जी को और बंगाल के ममता दीदी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बिल के खिलाफ में वोट देकर ये साबित कर दिया कि ये बिल काला कानून है। ये जो हमारे वोट लेकर के, मुसलमानों के वोट लेकर के बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार जी जो कायम है बैठे हुए हैं, 20 साल से राज करते हैं, और हम मुसलमानों को हर साल रमजान के मौके पर हमको बुलाते हैं, दावत इफ्तार में बुलाते हैं, और चिश्ती टोपी लगाकर, गले में उन्होंने लगाकर, रुमाल लगाकर हमारे साथ में बैठ करके इफ्तार करते हैं। इसने भी हमारे पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। तौसीफ आलम भी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान देते हुए कहा कि भाई आप जो काला कानून लाओगे तो हम उस कानून को मानेंगे नहीं, हम किराएदार नहीं हैं, हम हकदार हैं। और फिर मोदी को लेकर, मुसलमानों को लेकर, सिखों को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और एक बात ये भी कि तुम एक तौसीफ मारोगे 1000 तौसीफ पैदा होंगे। अभी पूर्व विधायक है, 377 तक ले आए, ट्रिपल तलाक तक ले आए अवधेश जी। ये अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें तो हैं इस मैटर पर। जिस तरीके का उनका स्टैंड रहा, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों से किनारा कर लिया है। देखिए, अगर फैक्चुअल बात करते हैं तो 2020 के जो CSDS का सर्वे है वो बताता है कि मुसलमानों का 80% वोट आरजेडी और उसके गठबंधन के पक्ष में गया था। 12% के आसपास जेडीयू और बाकी गया था, बाकी बीएसपी और दूसरे को मिला था। तो ये तो बिल्कुल उस सर्वे से ही साफ है। और जब उस चुनाव में जहां से ये बोल रहे हैं किशनगंज की एरिया से, अगर 5 विधायक ओवैसी के जीत जाते हैं तो जाहिर है कि वो वोट कहाँ कैसे जा रहा है ही नहीं उसके साथ।
पप्पू यादव वहां से जीत के आ गए एक तरफ से। नीतीश कुमार ने भी सोच समझकर वो ये जानते थे कि वोट हमारा नहीं है। एक बिहार का एक दूसरा पक्ष है कि बिहार में कई मुस्लिम विधायक निकल के वक्फ संशोधन के पक्ष में आ रहे हैं, जिसमें AIMIM का प्रदेश अध्यक्ष और इनके एकमात्र बचे हुए विधायक अख्तरुल ईमान हैं। अख्तरुल ईमान खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारे मुतब्बिलों ने पूरी वक्फ पर कब्जा कर लिया है, गरीबों पर कब्जा कर लिया है। तो इसका तो मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर ये करते हैं तो इसके कारण जो एक आलोड़न होगा, जिसको सामान्य भाषा में ध्रुवीकरण कहते हैं, तो उस क्षेत्र में तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत वर्चस्व हो जाएगा, लेकिन इसके कारण हिंदुओं का वोट यूनाइट होगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा यह सीधे समझा जा सकता है। क्योंकि जिस ढंग से बिहार में नीतीश के इफ्तार का बहिष्कार करो पहले आह्वान हुआ, बहिष्कार नहीं हो पाया, अब नीतीश ने हमको धोखा दिया है, पूरे बिहार में चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन क्या हिंदू उस तरीके से यूनाइट हो भी रहा है? सवाल हो ये भी सकता है, नहीं होगा बिहार में एक परिस्थिति ऐसी बन रही है जो हिंदू ही नहीं मुसलमानों का एक वर्ग, छोटा सा ही वर्ग है, उसको भी लग रहा है, देखो उसको अपने वक्त की संपत्ति को देखा है कि कैसे जगह जगह कब्जा है इसको लेकर के, तो उसके अंदर भी एक चेतना जग रही है और ये इसका प्रभाव चुनाव पर कुछ होगा अलग से। अब पिछले के आंकड़ों को देखते हुए वो मुझे नहीं लगता है, उसके आधार भी नहीं है। ठीक, बिहार में चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को बिहार को मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बोर्ड, नेशनल हेराल्ड समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक जिन पर किया वो नीतीश कुमार रहे। खड़गे ने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी केवल कुर्सी के लिए है। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ वो दिन में उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहाँ से एकदम उधर जाती है। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते, देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं विजय जी कि मोदी और नीतीश की जोड़ी कुर्सी के लिए है, तो फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी किसके लिए है? उन्हें भी तो कुर्सी चाहिए। सवाल यही है ना कि उनके पास कुर्सी नहीं है, उनके पास कुर्सी है। ये परेशानी है खड़गे साहब की कि भाई वो दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी के लिए कोशिश कर रहे हैं। खड़गे साहब ने तो कोशिश नीतीश कुमार जी के साथ कुर्सी के लिए की थी, लेकिन वो भी नहीं बन पाई है। अब इस समय आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार जी पर अटैक करना तो ठीक है, वो तो अभी तेजस्वी के साथ कुछ ठीक ठाक हो जाए, कुछ सीटें ठीक सी मिल जाए, वो बड़ा झगड़ा है। बक्सर की सभा से पहले बहुत जरूरी है कि तेजस्वी के साथ बैठे और वहां पर कैसे सीटों का, आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह सांसद है वहां से, ये सीट भी आरजेडी की सीट है, तो वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच कैसे गठबंधन होगा, वो यदि ठीक हो गया तो जो तेजस्वी और राहुल गांधी की कुर्सी का जो मसला है ना, वो तब हल होगा। नीतीश कुमार जी की कुर्सी कैसे जाएगी नहीं जाएगी वो तो अलग मसला है। अभी कांग्रेस की असली लड़ाई तेजस्वी के साथ, वोटों की जंग की भी और मुस्लिम वोट की भी है। अभी तो देखना है कि आरजेडी को कहीं ये ना लगे कि कांग्रेस सारा मुस्लिम वोट उसके हिस्से का वोट ना ले ले, तो वो भी एक बड़ा विवाद है, वो सीटों के बंटवारे में अहम भूमिका निभाएगा। खड़गे साहब तो ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहे होंगे इस रैली के माध्यम से, बक्सर में गए तेजस्वी यादव को कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमने एक दलित बनाया है, मैं खुद दलित कम्युनिटी से आता हूं, तो हम अगर यहाँ रहेंगे तो दलित भी आपका वोट करेंगे। तो मुझे लग रहा है अब एक राजनीतिक तैयारी शुरू हो गई है मुसलमान के वोट के लिए, दलित राजनीति को लेकर। लेकिन टारगेट कॉमन है, टारगेट सबका मोदी ही है। अब फिर चाहे वो दलित वोटों की जंग हो, मुसलमान वोटों की जंग हो, चाहे वो कुर्सी की जंग हो, लेकिन आज कहानी कुर्सी की। मैं बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, विजय जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।